हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री को, और सरफेस केमिस्ट्री को आज हम इसको कंप्लीट करेंगे वन शॉर्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ेंगे आज सरफेस केमिस्ट्री को बहुत इंटरेस्टिंग एंड इजी वे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर, और इसके अंदर हमें जो जो टॉपिक्स जो हमें टर्म्स पढ़नी है वो क्या है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे आसान चैप्टर है ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपका नीट, जेई और आपका ग्रेजुएशन सभी में ये चैप्टर प्रेजेंट है आपका। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बेटा, इसमें जो टर्म्स आती है वो हमारी होती है एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजॉर्प्शन होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप नॉर्मली देखते हो कि जब आप किसी भी चीज़ पर अगर आप उस पर कुछ सपोज डैट आपने कोई भी अपने घर में कोई भी, अगर हम सपोज डैट ये मेरे पास डस्टर है, अगर ये डस्टर है और इसकी सरफेस ये है, और इस पर अगर हम कोई गैस या लिक्विड इसके ऊपर डालते हैं तो होता क्या है फाइनली कि इसकी जो सरफेस है ऊपर, उस पर सारे मॉलिक्यूल्स आकर इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो नीचे तक नहीं पहुंच पाते। तो इसी जो फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखी है यहाँ पर, एडजॉर्प्शन द फिनोमेना ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। यानी कि किसी सॉलिड की सरफेस पर जब ज़्यादा कंसंट्रेशन में किसी मॉलिक्यूल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि वो इकट्ठे हो जाते हैं उस सरफेस पे, लेकिन उसके अंदर नहीं जाते, वल्क में नहीं जाते, ओनली सरफेस पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सबसे अच्छा इसका इजी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, और इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि सपोज डेट हमारे पास ये कंटेनर है, और इसके अंदर हमने क्या, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, चाहे कोई आप सॉलिड ले लो, कोई लिक्विड ले लो, ये इसके अंदर हमने भर लिया। सपोज दैट हमने लिक्विड भर लिया इसके अंदर, और बाहर एटमॉस्फेयर से गैस के मॉलिक्यूल आए और आकर इसकी जो सरफेस है इस पर इकट्ठे हो गए। ये इकट्ठे हो गए, देखो ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। तो ये अंदर तक नहीं जा पाए, इस अंदर लिक्विड में नहीं जा पाए, वल्क में नहीं जा पाए, लेकिन सरफेस पे आके इकट्ठे हो गए। तो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमारी टर्म्स क्या थी, एडजॉर्प्शन, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। क्या, द फिनोमेना ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। यानी किसी भी, अब वो सरफेस चाहे सॉलिड की हो चाहे लिक्विड की हो, सरफेस तो किसी की भी हो सकती है ना। तो लेकिन हम लोगों के जो सिलेबस में चैप्टर में है वो हमने डिस्कस किया है सॉलिड की सरफेस पर गैस का एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने ले लिया है, ये कोई सॉलिड की सरफेस मान लो इसको, इस पर गैस के मॉलिक्यूल आकर इकट्ठे हो गए हैं, तो इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब एडजॉर्प्शन के अंदर आपकी दो टर्म्स आती हैं। दो टर्म्स कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी एडजॉर्वेट, एक होती है एडजॉर्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एडजॉर्वेट क्या होता है, एडजॉर्वेंट क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास ये डस्टर है, ठीक है, अब इस पर जो गैस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, आकर इस पर इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ नीचे अंदर तक नहीं जा रहे हैं, ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं सरफेस के ऊपर। तो सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स पे इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो उन गैस के मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं एडजॉर्वेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एडजॉर्वेट की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज द सब्सटेंस ऑन विच एक्यूमुलेट एट द सरफेस। यानी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो किसी सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पर इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, आ रहा है, आकर इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्वेट। इज दैट क्लियर। तो हमने देखा कि एडजॉर्वेट क्या है, कि सपोज दैट ये हमारे पास सॉलिड है डस्टर, इसकी सरफेस ये है, इस पर कोई गैस का मॉलिक्यूल आया और आकर इस पे सरफेस पे इकट्ठा हो गया, बैठ गया, तो उसी हम गैस के मॉलिक्यूल को हमने क्या बोला, एडजॉर्वेट। ठीक है, वर्ड समझ में आ गई। नेक्स्ट टर्म्स हमारी बेटा इसमें एडजॉर्वेंट। एडजॉर्वेंट क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला, जिस सरफेस पर, यानी वो सरफेस
जिस पर मॉलिक्यूल आकर इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो सरफेस को क्या बोलते हैं, जहां पर एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, जहां पर एडजॉर्प्शन हो रहा है उस सरफेस पर, तो सरफेस को हम कहते हैं एडजॉर्वेंट। तो देखो हमारा ये क्या हो गई, इसकी डिफाइन क्या हुई, इट इज द सब्सटेंस एट विच एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसी सरफेस, आप ये कह सकते हो इट इज द सरफेस एट विच एडजॉर्प्शन टेक प्लेस। यहाँ पर आप सरफेस भी लगा सकते हो, सरफेस किसी सॉलिड की सरफेस भी कह सकते हो भाई, किसी सॉलिड की वो सरफेस, सरफेस को तो बोला हमने एडजॉर्बेंट, सरफेस जिस पर आपका एडजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्वेंट। ठीक है, समझ में आ गया, सरफेस को हमने एडजॉर्वेंट कहा, मॉलिक्यूल जो आ रहे हैं उसको एडजॉर्वेट कहा। तो ये हमारी दोनों टर्म्स होंगी बेटा इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड होंगी, आपकी एडजॉर्प्शन से। तो ये तो था हमारा एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन, इसकी दोनों टर्म्स थी ये, दैट्स क्लियर। चलो अब इसके अलावा हमारी दूसरी टर्म्स आती है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में बस बी और डी का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, और उस बी और डी के डिफरेंस में हमको यही देखना है कि आखिर डिफरेंस क्या है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसा सॉलिड लिक्विड आपके पास है और उसमें कोई गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल आए और आकर उसकी सरफेस में उसके अंदर तक चले गए, ठीक है, जैसे ये हमने स्ट्रक्चर बनाया था, तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम ये बोलें कि गैस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं ऊपर से और नीचे अंदर तक चले जाएं, ठीक है, अंदर तक वल्क में चले जाएं, ठीक, वल्क में अंदर तक चले जाएंगे, इसका मतलब सारे में वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, सारे में। सपोज दैट अगर आप कोई मतलब किसी स्पंज को या किसी कॉटन को वाटर में आप डाल देते हो, पानी में डाल दिया आपने, तो वो स्पंज पूरी गीली हो जाती है पानी से, इसका मतलब क्या, वो वाटर के पार्टिकल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल था, वो उसके स्पंज के अंदर तक वल्क में चला गया, कंप्लीटली यूनिफॉर्मली, कंप्लीटली वो गीला हो गया, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे आपकी रेडी हो गई। देखो एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन द फिनोमिना इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्वेट इज यूनिफॉर्म इन द वल्क, यानी एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है ना, एडजॉर्वेट क्या है, जो भी गैस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं या जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं जो भी आ रहे हैं, वो उस सॉलिड के अंदर क्या कंप्लीटली थ्रू आउटली उसके अंदर वल्क में फैल गए, सारे में चले गए, सारे में उसका क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, उसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। तो उस फिनोमिना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ये हमारी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो ये तो हमारा था एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों की डेफिनेशन, ठीक है। बात आती है कि एडजॉर्प्शन को हम शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, एडजॉर्प्शन आपका सरफेस के ऊपर होता है, गैस के मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर ही आते हैं, अंदर नहीं जाते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना, राइट। और एडजॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमिना, और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है, अंदर तक हो रहा है, सारे में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वल्क फिनोमिना। ये इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं adsorption is a surface phenomena and absorption is a bulk phenomena। ये वाली बात हमने लिख ली, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक बहुत इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है समझ में नहीं आए, ठीक है। इसके बाद कुछ और बेसिक टर्म्स आती हैं जैसे कि सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, वो क्या होती हैं। ये तो हमारा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया फाइनली, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या बेटा, अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ टर्म्स और है बेसिक सी, जैसे आपकी सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है, सॉर्प्शन का मतलब जब उसमें एडजॉर्प्शन भी हो जाए और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो रहे हो, दोनों क्या हो रहे हो, आपके साथ साथ हो रहे हो, तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक बात पढ़ेंगे कि नोट करके कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन क्या है, ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो ये याद रखना हमेशा, इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब एडजॉर्प्शन होता है, गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पे आकर इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो फाइनली क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है। इसमें एनर्जी निकलती है और हमें पता है कि जहाँ पर एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी थर्मोकेमिस्ट्री भी यूज़ करेंगे कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसके लिए क्या, एंट्रोपी एंड डेल्टा एच दोनों कैसे रहेंगे, आर निगेटिव रहेंगे दोनों, याद रखा। क्योंकि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमने थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जहाँ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है उसके लिए चेंज ऑफ एंथैल्पी हमेशा निगेटिव होती है, ठीक है। डेल्टा एच भी निगेटिव होगा, डेल्टा एस का एंट्रोपी तो निगेटिव ही होगी क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल पहले फ्रीली घूम रहे थे, अब वो सरफेस पे आकर इकट्ठे हो गए, बाउंड हो गए, ठीक है। तो बाउंड हो गए तो उसकी एंट्रोपी रैंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई, माइनस में पहुंच गई। इसलिए इसमें आपसे पूछेगा कि एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, उसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस निगेटिव है या पॉजिटिव, तो आप बोलोगे निगेटिव है। तो ये हमने इसमें थर्मोडायनामिक्स भी चेक कर ली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये हमारा हो गया। अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सपोज डेट, अब आप बोलोगे एग्जाम्पल क्या है, एडजॉर्प्शन का बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका एडजॉर्प्शन का। देखिए हम लोग मार्केट में जब कोई लगेज या कोई बैग या कुछ परचेज करते हैं तो उसके अंदर एक पाउच में सिलिका जेल भरा हुआ होता है, ठीक है। उस पर लिखा होता है सिलिका जेल, ठीक है। तो उस पाउच के अंदर जो सिलिका जेल भरा हुआ होता है ना, उसका काम क्या है, मॉइस्चर को अपने अंदर एडजॉर्ब करना, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम डालते हैं लगेज में या बैग में, किसी कोई नई चीज़ परचेज करते हैं कि उसके अंदर जो मॉइस्चर हो उसको वो एडजॉर्ब करके रखे, ठीक है। तो जो सिलिका जेल है वो क्या करता है, अभी एटमॉस्फेयर में क्या है आपके, वाटर वेपर मॉलिक्यूल, वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में। तो सिलिका जेल का यूज़ क्या है कि वो एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर को एडजॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है आपका, एडजॉर्प्शन का, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल, सिलिका जेल एडजॉर्ब, ये लिख सकते हो बेटा वाटर वेपर, ठीक है, आर एडजॉर्ब बाय सिलिका जेल। जो आपका सिलिका जेल है वो क्या करता है, वाटर वेपर को एडजॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को बोलते हैं वाटर वेपर। तो उसी को हम वो ही किसका एग्जाम्पल है हमारा, एडजॉर्प्शन का, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। चलो अब अगला हमारा आता है बेटा, अगला है प्रोसेस कि भाई एडजॉर्प्शन के अलावा एक टर्म्स और होती है आपकी, उसका नाम है सॉर्प्शन, ठीक है। सॉर्प्शन क्या होता है, देखो सॉर्प्शन समझ लेते हैं हम लोग। देखो सॉर्प्शन का मतलब होता है जब आपका एडजॉर्प्शन, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हो, साइमल्टेनियसली चल रहे हो, ठीक है। मतलब जैसे कि ये मेरे पास क्या है, कंटेनर है, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और इसकी ये सरफेस है, ठीक है। कोई गैस के पार्टिकल आए, ऊपर से आ रहे हैं गैस के पार्टिकल, ये रहे, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल गैसेज हैं, तो ये सरफेस पे भी आ रहे हैं। पहले तो सरफेस पे आएंगे, तो सरफेस पे पहले एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पार्टिकल हमारे कहाँ चले जाएंगे, ये पार्टिकल अंदर आ जाएंगे, अंदर आ गए पार्टिकल, अंदर भी आ रहे हैं, मतलब वल्क में भी आ रहे हैं और सरफेस पे भी जा रहे हैं, सरफेस पर एंड वल्क दोनों में जा रहे हैं, यानी इसके अंदर एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा सॉर्प्शन की डेफिनेशन, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं हम इसमें उसमें व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जब साथ साथ दोनों आपके होते हैं, ठीक है, दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों
साथ साथ चलेंगे एक साथ, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉर्प्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ये हमारा फिनोमेना हो गया कि दोनों चीज़ें हमारे साथ साथ रहती हैं साइमल्टेनियसली, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बेटा सॉर्प्शन। ठीक है, ये सॉर्प्शन हो गया हमारा। अब देखो बेसिकली हमने देखा कि इसमें फाइनली इसके अलावा एक टर्म्स और आता है इसमें बेटा, इसी के आगे डी लगा दो, इसी के आगे ना डी लगा दो, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है, एडजॉर्प्शन का रिवर्स, एडजॉर्प्शन का उल्टा जस्ट, है ना। तो अगर मैं एडजॉर्प्शन का उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो मैं डिसऑर्प्शन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो गैस मॉलिक्यूल सरफेस पर एडजॉर्ब हुए थे, सरफेस पर एडजॉर्ब हुए थे, उनको आप रिमूव कर लो, वहां से हटा दो, तो क्या बन जाएगा, डिसऑर्प्शन। है नहीं आसान, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक, चलो अब देखो फाइनली इसमें हम क्या देखेंगे बेटा, तो पहला डालते हैं टर्म हम डिसऑर्प्शन। ठीक, डिसऑर्प्शन क्या होता है, हाँ लिख सकते हो, रिमूविंग एडजॉर्वेटिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस। कितना आसान है, आप किसी सॉलिड की या लिक्विड की सरफेस से जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए थे उनको रिमूव कर रहे हो, वहां से हटा रहे हो, तो फाइनली उस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया हमने, डिसऑर्प्शन। समझ में आ गया बेटा, यही हमारा है इसका। अब हम इसमें क्या देखेंगे, अब देखेंगे डिफरेंस, सॉरी टाइप्स। डिफरेंस हो गया आपका, ये तो हो गया डिसऑर्प्शन, सॉर्प्शन, ये सब हो गया। अब पढ़ेंगे कि आपका एडजॉर्प्शन होता कितने टाइप का है। ठीक है बेटा, तो ये इसके पढ़ेंगे टाइप्स। तो कितने टाइप्स का होता है बेटा, 2 टाइप्स का होता है। ये आपका बुक में भी दे रखा है एनसीईआरटी में, लिखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन आपका 2 टाइप्स का होगा। ठीक है, एक होता है फिजियोप्शन, एक होता है केमिजॉर्प्शन। ठीक, इसको बोलते हैं बेटा फिजिकल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल। बात समझ में आ रही है, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, अब फिजिकल और केमिकल का मतलब क्या, बहुत सिंपल सी बात है, तो कुछ भी नहीं रखना, समझना। देखो ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर ये कोई लिक्विड है, ठीक, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, चलो कोई नहीं। अब फाइनली जब इसके गैस के मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर आते हैं, ये आ रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल, ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल आपके सरफेस पे आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल इस सरफेस से, इस सरफेस पे जो एडजॉर्ब हुए हैं, अगर इनके बीच में वीक वॉन्डर वॉल फोर्स है, वीक है, कमजोर है, टूट जाएगा फोर्स, ये अलग भी हो सकते हैं, मतलब हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए हैं सरफेस पे, उनको वहाँ से हम हटा भी सकते हैं। तो सपोज रहे हमने हटा दिए यहाँ से, इनको रिमूव करा दिया, तो उसको बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, जब इसके बीच में वीक वॉन डर वाल फोर्स होगा। ठीक है, केमिकल का मतलब क्या है भाई, कोई कंटेनर है और इसकी सरफेस पे फाइनली क्या हुआ बेटा, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसकी ये सरफेस है, इसकी सरफेस पे कोई गैस मॉलिक्यूल आ रहा है, ये गैस मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ठीक है, आ गए गैस मॉलिक्यूल, ये फाइनली गैस के मॉलिक्यूल तो आए। अब इन सरफेस, जो सरफेस है आपकी और जो गैस के मॉलिक्यूल है, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, या कोवलेंट कह सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए स्ट्रॉन्ग वाली, तो इस कंडीशन में हम क्या बनेगी इनके बीच में, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन। बात समझ में आ गई। तो ये तो कहानी थी हमारी कि भाई फिजिकल में आपका वीक वॉन डर वाल फोर्स होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केमिकल या कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। तो ये हमारे दोनों टाइप्स के हो गए, फिजिकल और केमिकल। इसमें बेटा डिफरेंस आता है दोनों में, क्या क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं एक तरफ डालूंगी बेटा फिजिकल, एक तरफ डालूंगी केमिकल, ठीक है।
तो दोनों में पढ़ेंगे हम डिफरेंस। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, चलो अब देखो फाइनली इसमें पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंसेस। देखो एक तरफ डाल दो आप फिजिकल, एक तरफ डाल दो आप केमिकल, डाल दिया। चलो अब सबसे पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है बेटा? ये होता है ड्यू टू वीक वान डर वाल फोर्स। ये क्या होता है बेटा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। बात समझ में आ गई? पहला डिफरेंस तो यही हो गया दोनों में, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता फिजिकल वाला, है ना, वो स्पेसिफिक होता है। तो लिखोगे इट इज नो स्पेसिफिक, है ना। और इसमें क्या लिखोगे? इट इज हाई स्पेसिफिक, ठीक है। तीसरा क्या पॉइंट है बेटा इसमें? ये कैसा होता है फिजिकल वाला? ये रिवर्सेबल होता है। वीक बॉन्डेबल फोर्स से आप हटा भी सकते हो गैस मॉलिक्यूल को सरफेस से, तो क्या होगा? इट इज रिवर्सेबल इन नेचर। और ये कैसे होगा बेटा? ये इसको नहीं हटा सकते। एक बार अगर केमिकल बॉन्ड बन गई तो बन गई, उसको अलग नहीं कर सकते। तो क्या लिखोगे? इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ये नेचर में कैसा होता है? इरिवर्सिबल, ठीक है। चलो अच्छा, ये बेटा जो है वो डिपेंड करता है गैस के नेचर पे। कौन? फिजिकल। गैस अगर ज़्यादा लिक्विफाई वाली है तो अच्छे से एडजॉर्प्शन होगा। अब गैस ज़्यादा लिक्विफाई होने वाली नहीं है तो गैस के मॉलिक्यूल तो उड़ के हवा में चले जाएंगे, उनका एडजॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। पर ये डिपेंड नहीं करता, इसका नेचर से कोई मतलब नहीं, इसको केमिकल बॉन्ड बनाने से मतलब है, ठीक है। तो इट इज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। इज दैट क्लियर? चलो बेटा ये हमारा हो गया। हाँ, इसमें बेटा थोड़ी एंथैल्पी जो होती है ना, एच डेल्टा एच कितनी होती है आपकी एंथैल्पी? इसमें लो होती है। कितनी होती है? 20 से 50 किलो जूल पर मोल। 20 से 40 कर सकते हो, 20 से 40। और इसमें डेल्टा एच कितना होता है? हाई होता है। कितना? 20 से मतलब 200 से पार चला जाता है, इसे बोल सकते हैं 240। 80 से 240, 80 से 240, ठीक है। ये डिफरेंस बहुत आसान डिफरेंस है, कुछ नहीं, सब एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। अच्छा, इसका अगला पॉइंट क्या है? इसको एक्टिवेशन की नीड नहीं होती, ठीक है। तो अगला पॉइंट है फिजिकल को कोई नीड नहीं है, नो नीडेड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको नीड है, नीडेड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। इसमें आया बेटा अगला पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट क्या आया फिजिकल के बाद? हाँ, अगर आप फिजिकल में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये डिक्रीज होगा। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल तो उड़ जाएंगे हवा में, उनका एडजॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या? अगर इसका हम फिजिकल में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। तो लिखो इट डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें तो केमिकल बॉन्ड बन रही है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड और ज़्यादा अच्छी बनेगी और अच्छे से बॉन्डिंग होगी इसमें। तो इसमें क्या होगा? ये टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होगा। कौन सा? केमिकल। तो इट इज इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, अभी ग्लास बचा है, इसका ज़्यादा नहीं बचा। हाँ सही बात है, ये भी बेटा
सरफेस एरिया पे डिपेंड, देखो एडजॉर्प्शन तो सरफेस एरिया पे डिपेंड रहेगा ही। जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छे से एडजॉर्प्शन होगा, सीधी सी बात है। तो दोनों में सेम है भाई, सरफेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, सरफेस एरिया के। सेम हेयर इसमें भी यही कहानी है, सेम हेयर यहाँ भी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सरफेस एरिया के। तो ये बेटा हमारे कुछ डिफरेंसेस थे इसकी टाइप्स फिजिकल एंड केमिकल में। ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें अगला टॉपिक हमारा है बेटा, हाँ, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसमें एक फ्रेंडलिक साइंटिस्ट था, उसने अपनी आइसोथर्म दी थी। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट हमारा है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फिर हम पढ़ेंगे इसमें कैटालिस्ट, देन हमारा ये फिनिश, क्योंकि हम कोलाइड्स नहीं पढ़ेंगे। कोलाइड्स का पूरा वीडियो हमारा पड़ा है, बना चुके हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ आप देख सकते हैं। बाकी इसमें हम खाली कैटालिस्ट और ये पढ़ेंगे। अगला हमारा आया बेटा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बताती है हमें, तो देखो बेटा ये जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ना, ये रिलेशन बताती है कि कितनी गैस की क्वांटिटी है ना, कितनी गैस की क्वांटिटी उस सॉलिड की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो रही है। उन दोनों का जो रेशियो है ना, उसका रेशियो को डिस्क्राइब करती है ये आइसोथर्म, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा डिफाइन लिखेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे। इट इज द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, किसके बीच में, द क्वांटिटी ऑफ गैस, जो गैस के मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहे हैं वो गैस एड्जॉर्ब, इतनी कितनी क्वांटिटी गैस की एड्जॉर्ब्ड हुई है बाई यूनिट मास। उस सरफेस का जो मास है, जो सरफेस है उसके ऊपर उसका मास और कितनी क्वांटिटी एड्जॉर्ब हुई है। ठीक है, किसका यूनिट मास किसका होगा बेटा, एड्जॉर्बेंट का, यानी कि सरफेस का, कितने सरफेस के मास पर कितनी क्वांटिटी गैस की एड्जॉर्ब हुई है, उन दोनों का जो रिलेशन है वो कौन बताता है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, ये हम इसको बोलते हैं, और किसके लिए, एड्जॉर्बेंट टू द प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर, आप गैस को प्रेशराइज कर रहे हो तो प्रेशर के बीच में हम जो प्रेशर भी लिखेंगे इसमें, तो उस प्रेशर लगाने पर जो गैस की क्वांटिटी x और उसका जो सरफेस है उसका मास x/m, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन निकल के आता है उसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब इसको किसने दिया था, फ्रेंडलिक ने दिया था। तो फ्रेंडलिक आइसोथर्म बोलते हैं, एक साइंटिस्ट था, उसने इसका रिलेशन बताने के लिए, इस साइंटिस्ट ने इन दोनों का रिलेशन बताने के लिए एक इक्वेशन दी थी। उन्होंने बोला कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n। ठीक, तो उसने ये रिलेशन दिया था फ्रेंडलिक, इसको बोलते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म। ठीक है, तो इस रिलेशन में देखो बेटा x क्या है हमारा, x है एड्जॉर्ब गैस मॉलिक्यूल, उसकी क्या क्वांटिटी, और m क्या है बेटा हमारा यहाँ पे, m मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, यानी कि जो आपकी सरफेस है, बात समझना अभी, ये है हमारा कंटेनर, इसकी ये सरफेस है और इस पर गैस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल की जितनी इनकी क्वांटिटी वो तो x हो गया, और जो ये सरफेस का जो मास है, ये सरफेस का मास वो x/m हो गया। किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रेशर p की पावर 1/n के। इसी को हम बोलते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म, और ये फ्रेंडलिक ने दी थी। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे आगे, इसका लॉग भी लेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये सब हमारे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हमारा आता है, इसको हटाएंगे हम,
अब इसका तो बेटा वो बनाएंगे हम, क्या, इसको आप साइन हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी का, इसका साइन हटाओगे तो क्या आएगा, एक्स वाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ बनाएंगे हम। ग्राफ बनेगा बेटा इसके बीच में, ये एक्स वाई एम है, ये हमारा क्या है, पी प्रेशर है। अब देखो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। अभी हम पढ़कर, ये हम जो बेटा ये जो फ्रेंडलिक आइसोथ्योरम दी थी ना, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए दी गई थी, केमिकल के लिए नहीं। यहाँ पर ये हम फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, उसके लिए इक्वेशन आई है। ये ग्राफ फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए बन रहा है, और पीछे पढ़कर हम लोग आए हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब देखो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये आपका ऐसे गया T1, आपने और घटा दिया, थोड़ा ग्राफ ऊपर चला गया T2, आपने और टेम्परेचर घटा दिया, ग्राफ और ऊपर चला गया T3, ये ग्राफ बन गया इसका। तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था पहले T1, उससे ज़्यादा कम T2, सबसे कम T3। तो सबसे कम T3 टेम्परेचर पर ये गैस का एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, T2 पे कम हो रहा है एडजॉर्प्शन, है ना। और T1 पे टेम्परेचर बहुत हाई है तो एडजॉर्प्शन और कम हो रहा है, XYM का एडजॉर्प्शन कम हो रहा है। तो कहने का मतलब है ये ग्राफ आ गया इसके बीच में, प्रेशर और XYM के बीच में। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एडजॉर्प्शन उतना ही देखो कम हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर हमने डिक्रीज किया T2 तो एडजॉर्प्शन बढ़ गया थोड़ा, ये रहा। हमने और कम किया टेम्परेचर, T3 किया टेम्परेचर हमने तो और बढ़ गया, हमारा एडजॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर डिक्रीज करने पर, तो यहाँ पर आ गया एडजॉर्प्शन। तो ये हमारा ग्राफ था। लेकिन यहाँ पे आपने नोटिस करा कि इसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ऐसे ऐसे। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि एडजॉर्प्शन एक हद के बाद तो बढ़ेगा, लेकिन कुछ हद के बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, लाइन स्ट्रेट हो जाएगी ऐसे करके प्रेशर बढ़ाने पर, है ना। प्रेशर तो यही है आपका, तो प्रेशर बढ़ाने पर आपका एक हद के बाद लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। इस बात का मतलब ये है। ये बेटा हमारा ग्राफ हो गया। कभी कोई पूछ लेता है, आपको 4 ग्राफ दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन सा ग्राफ फ्रेंडलिक आइसोथ्योरम वाला है, तो उसमें आपको ग्राफ बनाएगा कई तरह के। तो उसमें ये वाला अगर ऐसे वाला ग्राफ हो, ऐसे कर्व की तरह, तो समझ जाना वही ग्राफ फ्रेंडलिक आइसोथ्योरम का है। ठीक है। अब इसी इक्वेशन का हम अगर लॉग लेते हैं, लॉग के फॉर्म में इसका ग्राफ बनाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट आएगा, तो हम उसको समझेंगे बेटा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको रफ करते हैं फटाफट से, और फाइनली हम देखते हैं क्या, इसका दूसरा इक्वेशन। सपोज जब मैंने ये ले लिया XYM इज इक्वल टू K P की पावर 1/n। ठीक है। इसका का मैं लॉग लेती हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो फाइनली क्या होगा, log x/m होगा इज इक्वल टू log k इंटू पी की पावर 1/n रहेगा। ये सबको पता है मैथमेटिक्स में, सबको मैथ्स में पता है कि log के साथ में दो चीज मल्टीप्लाई में होती हैं तो वो प्लस में हो जाती हैं, है ना। log x/m इज इक्वल टू log k प्लस log p की पावर 1/n। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करो, log के साथ कोई जो पावर होती है वो उसके आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, वही चीज़ कर दो यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ कर देनी है हम लोगों को। ठीक, देखो अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन हमारे log के फॉर्म में आ गई। अब इसको कंपेयर करा दो किसी क्वेश्चन से, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, करा दी हमने। अब देखो y क्या है यहाँ पे, ये चीज़ mx, तो ये चीज़ mx हो गई, ये m हो गया, ये x हो गया, और c इंटरसेप्ट ये वाला log k हो गया। तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं बहुत आसानी से, कर दो, ये बनाओ ये बनाओ। इसमें बेटा y एक्सिस क्या है, ये log x/m, x एक्सिस क्या है आपकी log, देखो m क्या है आपका स्लोप, x क्या है हमारी x एक्सिस, तो x क्या है यहाँ पे log p, ये x एक्सिस पे आ गया, m क्या है हमारा स्लोप, तो ये हमारा बेटा m ऐसे बन गया। ठीक है, ये हमारा m हो गया। अब हमारा क्या बचा बेटा, m का मतलब कितना, स्लोप क्या है हमारा 1/n। अब हमारा बचा ये log k, ये क्या है इंटरसेप्ट, तो ये चीज़ क्या होती है हमारी बेटा, ये हमारी होती है log k, ये हमारी हो गई इंटरसेप्ट यानी कि c, ब्रैकेट में c लिख सकते हो। ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। ठीक है,
ये एक्स एक्सिस, ये बाई पे आ गया, ये एक्स एक्सिस पे आ गया log p, ये 1/n हमारा स्लोप हो गया, 1/n इसको हम m इक्वेशन में m बोला है हमने, और इंटरसेप्ट क्या है इसमें log k। तो हमारा ये जो हमारा स्लोप के बाद ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये c होता है, तो c कितना है हमारा बेटा यहाँ पे log k। ये हमारा ग्राफ हो गया। अगर आपसे लॉग के फॉर्म में ग्राफ पूछेगा इसका, तो आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन। लॉग के फॉर्म में क्या होगा इसका ग्राफ, ऊपर के लिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारी हो गई एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब बेटा इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इसमें कि चलो कैटालिस्ट पढ़ते हैं अब। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, कैटालिस्ट। देखो आपने बचपन से सुना होगा कैटालिस्ट क्या होते हैं। कैटालिस्ट वो स्पीसीज होती हैं जो किसी रिएक्शन की रेट को ना इंक्रीज कर देती है। मतलब ये कह सकते हैं अगर किसी कोई रिएक्शन हमें बहुत फास्ट करानी है, रिएक्शन जल्दी करानी है, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। और वो कैटालिस्ट क्या करता है, उस रिएक्शन की रेट को बहुत जल्दी से इंक्रीज कर देता है, फाइनली रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। तो ये वर्क होता है कैटालिस्ट का। लेकिन कैटालिस्ट जैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है तो विदाउट एनी चेंज वो रिएक्शन में वैसे ही लास्ट में निकल जाता है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती, तो उसको हम कहते हैं कैटालिस्ट। तो हमारा बेटा अगला टॉपिक आता है यहाँ पे कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट बहुत आसान टॉपिक है, आपको इजी लगेगा। तो सबसे पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि विच कैन चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट एनी चेंज। ठीक है, विद क्या करता है, ये रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। विच कैन चेंज, हाँ, विच कैन चेंज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट एनी चेंज। किसमें, इटसेल्फ, खुद में कोई चेंजिंग नहीं आई, विदाउट एनी चेंज इटसेल्फ, खुद से। मतलब कहने का है कि कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन की रेट को तो चेंज कर देगा, लेकिन खुद के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। वो जैसे यूज हुआ रिएक्शन में वैसे ही बाहर निकल जाएगा। वही चीज़ हमने शॉर्टकट में लिख दी है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। विच कैन चेंज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट एनी चेंज इटसेल्फ, खुद में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब कैटालिस्ट वैसे बेसिकली कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना एग्जाम में आता नहीं है। तो यहाँ हम नॉर्मली टाइप्स पढ़ेंगे। इसका पहला बेटा आपका होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस कैटालिस्ट। होमोजीनियस क्या होता है बेटा, देखो ये बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में ही है कि जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की फेज सेम हो तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिस्ट। सीधी सी बात है, इसमें कुछ ऐसा तो कुछ नहीं खास। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, हम इसमें लिखेंगे द रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट। क्या लिखोगे, द रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर इन सेम फेज। बात समझ में आ गई, सेम फेज में है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम कोई सा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजीनियस कैटालिस्ट। अरे बहुत आसान एग्जाम्पल है, आपने 3O2 ले लिया, NO कैटालिस्ट ले लिया, ओजोन के 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए। ये भी गैस फॉर्म में, NO भी गैस फॉर्म में, सब कुछ गैस फॉर्म में है इसमें। तो ये कैटालिस्ट भी गैस फॉर्म में, रिएक्टेंट भी गैस फॉर्म में, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, होमोजीनियस कैटालिस्ट। अगला आता है बेटा हेट्रोजीनियस। हेट्रो में क्या होता है ये देख लो फटाफट से। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। हेट्रो में क्या होगा बेटा, द रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। जब दोनों डिफरेंट फेज में हो, एक सॉलिड में एक गैस में, कुछ भी हो सकता है, तो उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल ले लो कोई सा भी। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लेते हैं, चलो इसका अमोनिया का ले लेते हैं, नहीं इसका ले लेते हैं NH3 + O2। NH3 गैस फॉर्म में, O2 गैस फॉर्म में, और आपने जो इसमें कैटालिस्ट लिया प्लेटिनम, वो सॉलिड फॉर्म में हो गया, चेंज हुआ, दोनों का फेज चेंज हो गया, ये सॉलिड में ये गैस में। इसका मतलब कैटालिस्ट कैसा है आपका, हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा आपका 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड + 6H2O। ये हमारा हो गया हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। ठीक है बेटा, अब
ये तो हमने पढ़ लिया कैटालिस्ट क्या है, इसके टाइप कितने हैं, 2 टाइप के, इसका डेफिनेशन सब हो गया। अब जो सॉलिड कैटालिस्ट है बेटा, कुछ इसके फीचर्स होते हैं, एक्टिविटीज़, है ना, शेप के अकॉर्डिंग, वो हम देखेंगे। ठीक है बेटा, तो अगला टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। ठीक है, देखते हैं इसमें फीचर ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। ठीक, क्या फीचर है? पहला है बेटा एक्टिविटी। भाई एक बात सुनो, सॉलिड कैटालिस्ट क्या करता है, अगर किसी रिएक्शन में यूज करें तो उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो पहला हमारा फीचर्स क्या है? एक्टिविटी। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? एक्टिविटी टू एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करता है ये? एक्टिविटी है ना, किसकी? रिएक्शन की करता है ना, तो एक्टिविटी टू एक्सीलरेट, टू एसिलरेट करना, बढ़ाना। ठीक है, किसकी? केमिकल रिएक्शन की। टू एसिलरेट किसकी करेगा बेटा? केमिकल रिएक्शन की, या आप ये कह सकते हो द रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल में ये भी लिख सकते हो द रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी का हम, जैसे सपोज दैट हमने लिया H2 गैस, O2 गैस, इसमें हमने कैटालिस्ट यूज किया। कैटालिस्ट यूज करने से क्या हुआ, जैसे ही आपने दोनों गैस को, प्लेटिनम को यूज किया कैटालिस्ट सॉलिड वाला, तो क्या बन गया? H2O बन गया, लिक्विड फॉर्म में वाटर बन गया। ठीक है, ये हमारा बेटा, है ना। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, हालांकि बैलेंस नहीं है, 2 करो यहाँ पे, तो 2 कर लो यहाँ पे, बैलेंस हो गई रिएक्शंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा सिलेक्टिविटी। सेकंड पॉइंट क्या है? सिलेक्टिविटी। इस बात का मतलब क्या हुआ? अरे बड़ा आसान सा मतलब है इस बात का। सिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कैटालिस्ट ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शन में सेम कैटालिस्ट ले लें, नहीं, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम एक पर्टिकुलर कैटालिस्ट का सिलेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी, है ना। आपने देखा हो कि कैटालिस्ट के चेंज करते ही आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, चाहे रिएक्टेंट सेम रहे, लेकिन अगर आप उसमें हर बार कैटालिस्ट को चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी। तो उसके अंदर बेटा हम क्या लिखेंगे? एबिलिटी टू यूज द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एबिलिटी टू यूज द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, अब देखो फाइनली इसको हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ कोबाल्ट लिया प्लस H2 लिया, और हमने यहाँ पे कौन सा ले लिया? Cu कैटालिस्ट ले लिया, तो हमारा बेटा बन गया SCHO, फॉर्मल्डिहाइड। अब हम ऐसा करें बेटा, हम क्या करें, हम यहाँ पे CuH2 तो यही ले लें, पर फाइनली यहाँ पे हम चेंज कर दें, कैटालिस्ट क्या ले लें? निकल ले लें बेटा इसमें, तो हमारा कुछ और बनेगा इसमें, एक तो CH4 बनेगा बेटा, एक वाटर निकल जाएगा। तो ये होता है कैटालिस्ट की सिलेक्टिविटी। ठीक है बेटा, तो हमने क्या देखा कि अगर हम रिएक्टेंट अगर सेम रखते हैं और यहाँ पे कैटालिस्ट चेंज कर देते हैं, तो हमारा एक पर्टिकुलर डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कैटालिस्ट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है इसका शेप ऑफ सिलेक्शन। भाई डिपेंड करता है कि जैसा आपका रिएक्टेंट का शेप है उसी शेप का आपका कैटालिस्ट होना चाहिए, तभी तो रिएक्टेंट उस कैटालिस्ट में जाकर फिट हो जाएगा, है ना, और आराम से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो थर्ड पॉइंट क्या है बेटा हमारा? शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट, है ना, वो पढ़ेंगे हम, SSC, शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारा। तो शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, शेप ऑफ कैटालिस्ट। शेप ऑफ कैटालिस्ट का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है जो रिएक्शन होती है ना कैटालिस्ट की, तो लिखेंगे द कैटालाइटिक रिएक्शन डिपेंड ऑन पोर स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट। बात समझ में आ गई? रिएक्टेंट और कैटालिस्ट के पोर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है जो आपकी क्या होती है? कैटालाइटिक रिएक्शन होती है। एंड प्रोडक्ट भी लिख सकते हो,
एंड साइज पे डिपेंड भी करती है, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है साइज है सब पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शेप ऑफ कैटालिस्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है सॉलिड कैटालिस्ट का। जैसे इसमें सबसे बढ़िया जो कैटालिस्ट होता है बेटा वो जियोलाइट होता है। जियोलाइट्स की क्या खास बात है, जियोलाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा वो लाइक हनी कॉम क्या मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है जियोलाइट का स्ट्रक्चर। उसके ऊपर सरफेस पे कई सारे पोर्स होते हैं, जैसे हम बनाते हैं SiO बनाते हैं ना, SiO यहाँ पर बना दिया O। अब इसमें क्या हुआ, इसके यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हमारा जियोलाइट्स होता है। एल्यूमिनियम सिलिकेट को जियोलाइट कहते हैं। नेचुरल सोडियम इसका फार्मूला है NaAlSiO4, इसको बोलते हैं जियोलाइट। ये नेचुरल सिलिकेट है हमारा। तो इसका बेसिकली स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है बेटा। तो अगर इस स्ट्रक्चर में जियोलाइट में हम क्या करेंगे, सपोज बाहर से कोई एल्युमिनियम आया, इसने Si को निकाल दिया, खुद से यहाँ पे एडजस्ट हो गया, तो Si हमारा ये बन गया, ठीक है। एल्युमिनियम यहाँ पे आ गया बेटा, ठीक, और ये इसकी जगह पे आया। तो इसको हम जियोलाइट को यूज़ करते हैं। जियोलाइट कैसा है, शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी शेप है हनीकॉम्बोलाइट, पोर स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है बेटा। तो ये हम यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। क्या, गैसोलीन बनाने में। अब गैसोलीन बनाने में कौन सा करते हैं, जियोलाइट, वो भी देख लो, JSM5 ये वाला यूज़ करते हैं बेटा हम, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं बेटा, इसमें बस थोड़ा ही बचा है हमारा एंजाइम कैटालिस्ट, जरा सा है 5 मिनट का, देन हमारा ये चैप्टर फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंजाइम। देखो एंजाइम हमारी बॉडी में होते हैं, वो भी एज ए कैटालिस्ट वर्क करते हैं, नहीं करते हैं। आपकी बॉडी में अगर फूड का डाइजेशन हो रहा है स्टमक में, तो एंजाइम ही तो कर रहा है उसको डाइजेस्ट, ठीक है। तो एंजाइम भी एज ए कैटालिस्ट वर्क करता है। तो नेक्स्ट हमारा है एंजाइम्स, ये भी कैटालिस्ट वर्क करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या लिखेंगे हम, ये क्या होते हैं बेटा, ये नेचुरल कैटालिस्ट होते हैं। ये हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं, एनिमल बॉडी में होते हैं, है ना, नंबर 1। नंबर 2, इनका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। नंबर 3, हाई स्पेसिफिक होते हैं नेचर में बेटा। और क्या हो सकता है इनका अगला पॉइंट बेटा, हाँ कहाँ होते हैं ये, और ये क्या कैसे होते हैं बेटा, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं, ठीक है। नंबर 4, कहाँ होते हैं ये, इन एनिमल्स की बॉडी में होते हैं। तो ये खास बातें हैं बेटा आपकी एंजाइम। देखिए हमारी बॉडी में भी एंजाइम है, तो एंजाइम भी एज ए कैटालिस्ट वर्क करते हैं। हमारी बॉडी में सारी रिएक्शंस होती हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो उसमें एंजाइम हेल्प कराते नहीं कराते हैं सारी प्रोसेस कराने में। तो एंजाइम भी अपने आप में क्या है, इट इज़ ए नेचुरल कैटालिस्ट। ये सारी बातें हो गई। अब एंजाइम कैटालिस्ट की रिएक्शन मैकेनिज्म कैसी होती है थोड़ा समझेंगे बस बेटा उसको, ठीक है। देन हमारा चैप्टर ये फिनिश, ठीक है। चलो अब होता क्या है बेटा, एंजाइम कैटालिस्ट की थोड़ी सी हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। एंजाइम कैटालिस्ट, ठीक। एंजाइम कैटालिस्ट की हम मैकेनिज्म कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में एंजाइम रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट से। एस क्या है पे सबस्ट्रेट, और क्या बनाता है बेटा, ES। ये जो स्टेप होता है बहुत फास्ट होता है, रिवर्सिबल होता है। ये अगेन ये दोबारा ब्रेक होकर बना सकता है, ठीक है। पहले तो ये होती है एंजाइम सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट पे अटैक करेगा और ये बनाएगा एक्टिवेटेड, इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फाइनली क्या होगा, क्या बन जाएगा, फास्ट होगी रिएक्शन, ये बन जाएगा हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो ES है यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये अगेन ये प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल। ये अगेन क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बना लेगा और आपका एंजाइम निकल के बाहर चला जाएगा। एंजाइम जैसे यूज हुआ बेटा वैसे ही निकल जाएगा, है ना। एंजाइम क्या है, आपका कैटालिस्ट है, ये जैसे यूज हो रहा है वैसे ही निकलेगा बाहर, और फाइनली क्या बन जाएगा हमारा P4 प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो सेकंड स्टेप है बेटा, ये रिवर्सिबल था, तो ये कैसा होगा हमारा इरिवर्सिबल। ये हमारा फास्ट था, ये कैसा होगा हमारा सेकंड स्टेप स्लो होगा, ठीक है।
तो अब हम दोनों स्टेप में क्या देखा भाई, एंजाइम भी एज ए कैटालिस्ट वर्क कर रहा है, पहले सबस्ट्रेट से बाइंड हो रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, फिर स्टेप सेकंड में ये कॉम्प्लेक्स अगेन ब्रेक हो रहा है, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट, और एंजाइम जैसे यूज हुआ वैसे ही निकल गया, इसलिए एंजाइम यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, एज ए कैटालिस्ट। स्टेप फर्स्ट फास्ट है, स्टेप सेकंड स्लो है, ये रिवर्सेबल है, ये इरिवर्सेबल है, और स्टेप सेकंड को हम क्या कहते हैं, स्लो वाले को रेट, यही बताता है रेट उसका रिएक्शन का, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब बेटा एक बात देखो फटाफट से, इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एंजाइम कैटालिस्ट के, कौन कौन से हमारे इंडस्ट्रीज में कमर्शियल, जैसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, कमर्शियल मेथड में मैक्सिमम जो हम बनाते हैं कौन कौन से हमारे होते हैं। जैसे कि हमारा एक हो गया हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं हम लोग, क्या होती है N2+3S2, ऊपर होता है FeMO, ये हमारे क्या होते हैं, एज ए प्रमोटर यूज करते हैं कैटालिस्ट को इंक्रीज करने के लिए उसकी रेट को। लेकिन अब जो यूज हो रहे हैं बेटा वो FeO एंड K2O होते हैं, तो इसमें क्या बनती है, हमारी अमोनिया बनती है। एक तो बेटा ये इस पे डिपेंड है हैवा प्रोसेस, दूसरा आपका है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इसमें क्या बनाते हैं हम लोग, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं इसमें। ठीक है बेटा, तो नाइट्रिक एसिड इसमें किस में कन्वर्ट होता है आपका, यहाँ पे 2 कर लेना बेटा, बैलेंस कर लेना, नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन, नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन होती है आपकी ओस्टवाल्ड में, होती नहीं होती है। ठीक है बेटा, इसमें अब नाइट्रिक एसिड में कौन सा यूज करते हैं हम कैटालिस्ट, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस, ये यूज करते हैं बेटा इसमें, आप देखना है इसको, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस, ये यूज करते हैं हम लोग इसमें कैटालिस्ट, किसमें, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में। क्या है ओस्टवाल्ड प्रोसेस आपकी, नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन की जो मेथड है उसे बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस, और हैबर प्रोसेस अमोनिया बोलते हैं अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए, उसमें हम ये करते हैं। लेकिन अब इस टाइम में ये वाला करने लगे हम लोग। तो बेटा ये हमारा सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सब उसका टाइप वगैरह सब डिस्कस कर लिया। कैटालिस्ट, एंजाइम कैटालिस्ट हमने डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है, एंजाइम का हमने मैकेनिज्म शॉर्टकट में देख लिया। इसके बाद बेटा इसमें हमारा अगला टॉपिक है कोलाइड्स। कोलाइड सॉल्यूशन हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कोलाइड्स का हम पूरा चैप्टर वीडियो उसका ऑलरेडी अपने चैनल पर बना चुके हैं। तो आप एक काम करना, कोलाइड्स की डेफिनेशन, कोलाइड का क्लासिफिकेशन, कोलाइड की प्रिपरेशन, कोलाइड का प्यूरिफिकेशन एंड कोलाइड की प्रॉपर्टीज, ये पूरा फुल चैप्टर का 4 या 5 लेक्चर का हमने चैप्टर बना रखा है ऑलरेडी, उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लेना। बाकी मैंने इस चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में सब कुछ करा दिया है। ये चैप्टर हमारा बेटा बिल्कुल फिनिश हो गया है। तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन लिंक में हम आपको इसका कोलाइड्स का लिंक मतलब नीचे होगा आपको मिलेगा, आप उसमें वहाँ पर क्लिक करके कोलाइड्स का सारा चैप्टर मतलब इसका आय का जो पोर्शन है वहाँ पर देख लेना। बाकी चैप्टर ये फिनिश है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर जो भी कराऊंगी, हाइड्रोजन का 1 शॉट वीडियो बनाऊंगी। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा तो वो होगा हाइड्रोजन का 1 शॉट वीडियो होगा या फिर 2 पार्ट्स में होगा। तो स्टूडेंट्स अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।